मैं डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RM कॉलेज सहरसा, आज BA थर्ड पार्ट ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए साधारणीकरण पर प्रकाश डालेंगे। साधारणीकरण रस सिद्धांत का मेरुदंड है। साधारणीकरण का व्युत्पत्त्यार्थ है असाधारण को साधारण करना, अर्थात असाधारण वृत्तियों को त्याग कर अंतःकरण का अपने साधारण रूप में अवस्थित हो जाना साधारणीकरण है। आलंबन, उद्दीपन आदि अपनी असाधारणता को त्याग कर साधारण रूप में प्रतीत होते हैं। फलतः पात्र विशेष का अस्थायी भाव भी साधारणीकृत रूप में भावित होता है। प्रबुद्ध जीवात्मा संपूर्ण हृदय जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करता हुआ अखंड जगदानंद की अनुभूति करता है। यह तादात्म्य वस्तुतः एकात्म है, क्योंकि दृष्टा जीवात्मा और जगत सब कुछ रस स्वरूप या आनंद स्वरूप शिव ही है, अतः सबका तात्पर्य एक है। रवींद्रनाथ ठाकुर निर्दिष्ट फ्रीडम ऑफ माइंड, मन का मोक्ष, और रामचंद्र शुक्ल द्वारा उल्लिखित चित्त की मुक्तावस्था का यही अभिप्राय है। अतः क्लेश मुक्त सहृदय स्वभावतः आनंद की अनुभूति करने लगता है। वास्तव में होता यह है कि सहृदय प्रमाता प्रेक्षक या भावक के चित्त के बदलने के साथ ही प्रमेय प्रेक्ष्या भाव का रूप ही बदल जाता है। अतएव मुक्त चित्त सहृदय को काव्य या नाट्य में विभावादि के रूप में निबद्ध समग्र वस्तु साधारणीकृत रूप में प्रतीत होने लगती है। किसी भी लालित्यमयी रचना से प्राप्त आनंदानुभूति रस है। इस प्रकार काव्यात्मक सौंदर्य स्वहृदय के अंतःकरण को असाधारणतया व्यक्तिगत विशिष्ट संबंध से मुक्त कर देता है। इस प्रकार साधारणीकृत अंतःकरण के द्वारा साधारणीकृत चित्तवृत्ति का आस्वाद करता हुआ सहृदय आनंदानुभूति करता है, यही रस है। इसके लिए साधारणीकरण अनिवार्य है। साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सब साधारण तक व्याप्त हो जाना। काव्य में किसकी भावनाओं का साधारणीकरण होता है, सभी मतों पर विचार करते हुए समन्वित रूप में कहा जा सकता है कि काव्यगत पात्र कवि की भावनाओं या अनुभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। विभिन्न पात्र वही रूप प्राप्त करते हैं जो कवि चाहता है। यदि हम उन पात्रों को उसी रूप में ग्रहण कर सकें तो यह उनका साधारणीकरण होगा। इस प्रकार कवि उन्हें जिस रूप में भावित करता है उसी रूप में साधारणीकृत होते हैं। काव्य में साधारणीकरण का आधार क्या है? भट्टनायक ने कलात्मक दृष्टि से व्याख्या करते हुए बताया है कि काव्य में दोषों के अभाव तथा गुण एवं अलंकारों के संयोजन से तथा नाटक में अभिनय के प्रभाव से काव्यगत विभावों का साधारणीकरण हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि काव्य में गुण, अलंकार आदि के कारण सौंदर्य का संचार हो जाता है और यह सौंदर्य ही साधारणीकरण का मूल आधार है। दूसरा पक्ष, पाठक, श्रोता या दर्शक काव्यास्वादन के समय पाठक या श्रोता भी निज मोह प्रकटता निवारण के बाद ही साधारणीकरण में सफल हो सकता है।
भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति में 3 प्रकार की मनोस्थितियां रहती हैं: सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। सत्वगुण की स्थिति में हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और सामाजिक मानसिकता सत्वगुण प्रधान हो जाती है, जो कि तटस्थता का ही दूसरा नाम है। इसी के फलस्वरूप वह कला में सौंदर्य का आस्वादन यथार्थ रूप में कर पाता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साधारणीकरण का मूल आधार एक और काव्यगत सौंदर्य है, तो दूसरी ओर प्रमाता की निर्वैयक्तिकता या तटस्थता। इन दोनों के संयोग से ही काव्य के माध्यम से व्यक्त भाव या विचार साधारणीकृत हो पाते हैं। तादात्म्य भी यही है। भोजकत्व व्यापार। भट्टनायक ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व या भोग अथवा उपभोग का नाम दिया है। इसका अर्थ है आनंद की अनुभूति का भोग, अर्थात काव्य के संदर्भ में भावकत्व की प्रक्रिया के फलस्वरूप साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की ही चरम स्थिति रसानुभूति या आनंदानुभूति है। अभिनव गुप्त ने काव्य, नाटक या कला का सर्वोपरि तत्व सौंदर्य को माना, जहां अरस्तु ने सामान्य जीवन की वासनात्मक अभिव्यक्ति में और कलाजन अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं देखा। वहां अभिनव गुप्त के अनुसार उनमें 2 प्रमुख अंतर है। एक तो कलाकृति में व्याप्त वासनाएं एवं भावनाएं शैली के सौंदर्य से युक्त होती है, दूसरा उनका साधारणीकरण हो जाता है। इन दोनों तथ्यों के कारण ही घृणा, भय, शोक जैसे लौकिक जीवन के कटु भाव भी कला के माध्यम से व्यक्त होकर मधुर अनुभूति या आनंदानुभूति अथवा रसानुभूति में परिणत हो जाते हैं। गोविंद ठाकुर ने भट्टनायक के साधारणीकरण को भावकत्व कहा है। साधारणीकरण का अर्थ है कि रामादि जो विभाव है वे दाशरथी न रहकर सामान्य नायक मात्र प्रतीत होने लगते हैं। यह कार्य भावना करती है। साधारणीकरण की अवस्था में रजोगुण और तमोगुण का परिहार हो जाता है, केवल सत्वगुण मात्र शेष रह जाता है। आचार्य विश्वनाथ का मत, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसमें सामाजिक अपने में रामादि से अभेद रूप आरोप करके सीता आदि की रति में रामादि की तरह ही आनंद का अनुभव करता है, अर्थात प्रमाता का आश्रय के साथ अभेद या तादात्म्य की अवस्था ही साधारणीकरण है। पंडित जगन्नाथ इनका कहना है कि जो आचार्य विभावादि के साधारणीकरण की बात कहते हैं वह द्वेष को दोष विशेष की कल्पना के बिना संभव नहीं है। काव्य में शकुंतला आदि शब्दों द्वारा शकुंतला का ही बोध होता है, उससे कांतात्व या सामान्य नारी का बोध कैसे हो सकता है? जो दोष है उसे हम सत्य कैसे मान सकते हैं? इसलिए साधारणीकरण सत्य नहीं होता। फिर भी काव्य और साहित्य में भावना ही केवल ऐसी चीज है जिसके द्वारा सामाजिक तन्मय होकर विभावादिक से उद्बुद्ध रस का अनुभव करने लगता है। आचार्य धनंजय का संभेद का सिद्धांत, इन्होंने साधारणीकरण के स्थान पर संभेद के सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने लिखा है, स्वाद काव्यार्थ संवेद भात्मानंद संबुद्ध होगा। रसानुभूति तभी होती है जब अनुकार्य और सामाजिक
के चित्त का पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। इस संभेद की अवस्था में ममत्व और परतत्व का परिहार हो जाता है। परिहार होते ही सामाजिक के हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है। इसी आनंद को काव्य में रस कहते हैं। आचार्य शुक्ल इनके अनुसार साधारणीकरण और आलम्बनत्व धर्म का होता है। इन्होंने भट्ट नायक और अभिनव दोनों की धाराओं को स्वीकार किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादात्म्य ही है। उनके मतानुसार दर्शक या सामाजिक का कवि की भावना तक पहुंच जाना ही साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण कवि की भावना को माना है। साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। कवि और सहृदय दोनों के समान रूप से मानिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रसानुभूति के लिए एक प्रकार की भावना मूलक तन्मयता की नितांत आवश्यकता होती है। इसी तन्मयता की स्थिति को विविधित करने का प्रयास साधारणीकरण के अभिधान से शास्त्रीय शैली में किया गया है, लेकिन पाश्चात्य देशों में उसके शास्त्रीय विवेचन की आवश्यकता की अनुभूति नहीं की जा सकी। अतः निश्चय ही साधारणीकरण का सिद्धांत भारतीय साहित्य शास्त्रों की बहुत बड़ी देन है।